Hello friends, welcome to my channel and my today's topic is open chain structure of फ्रुक्टोज। आज हम फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में देखा था कि इसके अंदर एक कीटोनिक ग्रुप है, इसमें 5 हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स हैं, साथ में इसमें कार्बन कार्बन की 6 कार्बन की लॉन्ग चेन है। इन सब बातों को प्रूव करने के लिए हम उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज का सहारा लेते हैं, उन्हीं के सपोर्ट पे हम इसका स्ट्रक्चर प्रूव करते हैं कि इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। फर्स्ट स्टेप होता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना। तो विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उससे हमें पता चलता है कि इसका फॉर्मूला C6H12O6 है। और अब हम इसका प्रूव करेंगे कि इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप है। इसके लिए हम प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप के लिए जो कीटोनिक ग्रुप की या जो कार्बोनाइल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, हम उनको देखते हैं। फर्स्ट हम ग्लूकोज की रिएक्शन HCN से कराते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप HCN से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन देता है। तो यहाँ हमें फ्रुक्टोज का क्या मिलता है? साइनोहाइड्रिन मिलता है। इट मीन्स कि इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप है। नेक्स्ट अगर हम हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है फ्रुक्टोज ऑक्सिम। तो फ्रुक्टोज ऑक्सिम का फॉर्मेशन इटसेल्फ सेज दैट इट हैज वन कार्बोनाइल ग्रुप। सिमिलरली अगर हम फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराते हैं तो वी गेट फ्रुक्टोज ओसाजोन। Formation of ओसाजोन also proves that there is carbonyl group. Next, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें with the help of concentrated HNO3, तो हम क्या देखते हैं कि इसका आप जानते हो कि ये स्ट्रक्चर है। हालांकि हमें इस स्ट्रक्चर को प्रूव करना है, लेकिन हमने टेंटेटिवली इसका ये स्ट्रक्चर बनाया। तो इसमें ये कीटोनिक ग्रुप है। तो आप देखिए इसका फिशन कहाँ से पॉसिबल हो सकता है? C1 और C2 के बीच से कार्बन कार्बन क्लीवेज हो सकता है, या C2 और C3 के बीच में हो सकता है। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम क्या देखते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 से ऑक्सीडेशन करने पर हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। इट मीन्स इसका यहाँ से C2 और C3 से क्लीवेज हुआ है। अच्छा, C2 और C3 से होगा तो नीचे 4 कार्बन का आपके पास फ्रेगमेंट बचेगा और इसका आपको मिलता है टार्ट्रिक एसिड, क्योंकि जो डाईहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड होता है इसी का नाम होता है टार्ट्रिक एसिड। इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट, अगर ये कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में इसका क्लीवेज होता है तो यू विल गेट कार्बन 1 कार्बन एसिड, जो कि होगा आपके पास फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट, जो 5 कार्बन का फ्रेगमेंट होगा वो आपका कन्वर्ट होगा ऑक्सैलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे होंगे 3 CHOH और लास्ट में फिर COH। इसका नाम होता है ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। तो फॉर्मेशन ऑफ दीज एसिड्स ऑल्सो प्रूव्स दैट देयर इज वन कीटोनिक ग्रुप। अगर वो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता, नंबर 1 पे होता, तो फिर ये कार्बन कार्बन का क्लीवेज पॉसिबल नहीं होता। आपको सीधा 6 कार्बन का ग्लूटारिक एसिड जैसे मिलता है वैसे मिलता। लेकिन यहाँ पे विद द हेल्प ऑक्सीडेशन ऑफ fructose with the help of concentrated HNO3, we get these type of fragmented product of fragmented acids, which proves that there is one ketonic group. फर्दर अगर हम फ्रुक्टोज का ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो हम क्या देखते हैं, ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप का तो ऑक्सीडेशन कर सकता है लेकिन कीटोनिक का नहीं करता। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। इट ऑल्सो प्रूव्स कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप है
एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है। तो ये भी कीटोनिक ग्रुप को प्रूव करता है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स में हम फ्रुक्टोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। तो हम क्या देखते हैं, इसमें अगर एल्कोहलिक ग्रुप है तो ये एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करके ईस्टर लिंक देगा ही देगा, जो कि एक जनरल प्रॉपर्टी है अल्कोहल की भी और एसिड डेरिवेटिव की भी। तो यहाँ हमें फ्रुक्टोज पेंटा ओ एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रक्टोज पेंटा ओ एसीटेट मीन्स ईस्टर लिंक। ये इसका फॉर्मेशन अपने आप में प्रूव करता है कि इट हैज 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स और इसमें 5 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। यहाँ आपको इस तरीके से रिएक्शन होती है कि ये फ्रुक्टोज में अगर OH ग्रुप है तो ये आपके रिएक्शन करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड से। इस तरीके से एसिटिक एसिड बाहर हो जाता है ACOH और आपका जो फ्रुक्टोज का OH ग्रुप होगा वो आपको देता है COAC। और जो नीचे चेन है, अगर 4 है हाइड्रोक्सी ग्रुप तो 4 बार रिएक्शन होगी, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 5 बार। तो यहाँ पे क्योंकि 5 बार रिएक्शन हो रही है, इट मीन्स इट हैज 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। नेक्स्ट, अगर फ्रुक्टोज को हम हीट करें तो हमें जल्दी से, मतलब इजीली, ऐसा नहीं कि जरा सा गर्म करते ही या अपने आप से वाटर रिलीज हो रहा हो, ऐसा नहीं होता। इट मीन्स कि जो फ्रुक्टोज है उसमें 5 हाइड्रोक्साइड ग्रुप आर प्रेजेंट एट डिफरेंट कार्बन, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे उसमें से तुरंत वाटर रिलीज हो जाता है। ये क्योंकि तुरंत वाटर रिलीज नहीं करता, इट मीन्स इसके अंदर जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स हैं दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट कार्बन। फिर है स्ट्रेट चेन। अगर हमें प्रूव करना है कि फ्रुक्टोज में कार्बन कार्बन की स्ट्रेट चेन है 6 कार्बन की, तो वी विल रिड्यूस फ्रुक्टोज विद द हेल्प ऑफ रेड फास्फोरस प्लस HI एट 373 केल्विन। तो वी गेट N हेक्सेन एंड 2 आइडोहेक्सेन। सो फॉर्मेशन ऑफ हेक्सेन मीन्स स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम, फॉर्मेशन ऑफ 2 हाइड्रोहेक्सेन अगेन की फॉर्मेशन ऑफ 6 स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम प्रूव्स दैट फ्रुक्टोज हैज कार्बन कार्बन chain of 6 carbons. Till now we have elucidated that fructose has 6 carbon atom straight chain. It has 5 hydroxide groups and 1 carbonyl group. But we do not know the position of carbonyl group, whether it is present at carbon number 2 or 3 or 4 or 5. तो हमने ये मान लिया कि कीटोनिक ग्रुप है तो वो क्या होगा, कार्बन कार्बन की चेन में ही होगा। इसके ऊपर भी चेन होगी, मे बी 1 2 3 कार्बन की, और नीचे भी 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन होगी। इसका अगर हम HCN से रिएक्शन करेंगे तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ आपको फ्रुक्टोज साइनोहाइड्रिन मिलता है। अब हम उसका हाइड्रोलिसिस करें तो हम क्या जानते हैं कि इट इज ऑलरेडी नोन कि जब भी साइनो ग्रुप का हाइड्रोलिसिस होता है तो इसके तीनों बॉन्ड्स का एक साथ होता है, 3 हाइड्रोजन इसको और 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप इस कार्बन को मिलते हैं, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। क्योंकि देखो ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा। तो हाइड्रोलिसिस में तीनों H पॉजिटिव इधर आएंगे और तीनों OH नेगेटिव कार्बन के आएंगे और इसमें से फिर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे तो आपको मिलेगा एसिड ग्रुप। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। तो अब इसमें देखो 6 हाइड्रोक्साइड ग्रुप हो जाएंगे क्योंकि 5 तो पहले से ही थे, एक इसका साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन से एडिशन हो गया। जब हम इसकी रेड फास्फोरस प्लस HI से 373 केल्विन पे रिडक्शन कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें मिलता है 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। ये आपको मिल गया 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। तो अब ध्यान दो, क्योंकि ये 2 नंबर पे कार्बोनाइल ग्रुप था तभी तो 2 नंबर पे COH आया। अगर ये 3 पे होता तो आपको COH यहाँ मिलता और अगर 4 पे होता तो आपको COH यहाँ मिलता। तो फॉर्मेशन ऑफ 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड ऑल्सो प्रूव्स, क्योंकि इस चेन के ये आपकी मेन चेन बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 की। ये वाला 6th कार्बन कहाँ से आया है, साइनोहाइड्रिन के साइनाइड से आया है और ये मेन फ्रुक्टोज में था। तो अगर ये CO 2 पे ना होके 3 पे होता तो आपको क्या बचता, इथाइल ग्रुप बचता बाहर इस मेन चेन से, और यहाँ COH आता, उसका नाम हो जाता 2 इथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो इस तरह से क्योंकि हमें पेंटेनोइक एसिड नहीं मिल रहा, हमें हेक्सेनोइक एसिड मिल रहा है, जो कि तभी पॉसिबल है जब 2 पे कीटो ग्रुप हो। तो इस तरह से अभी तक की पूरी इससे हमें ये पता चल चुका है कि कार्बन कार्बन फ्रुक्टोज में कार्बन कार्बन की 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है, 2 नंबर के ऊपर एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है और इसके अलावा नंबर 1 और नंबर 6 के ऊपर, क्योंकि वो टर्मिनल
कार्बन है तो उनके ऊपर प्राइमरी हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, और कार्बन नंबर 3, 4, 5 दे आर ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल कार्बन, क्योंकि इनकी चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। तो अभी तक की प्रॉपर्टीज से वी कैन इलुसिडेट कि फ्रुक्टोज में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। तो अभी हमें फ्रुक्टोज का ये स्ट्रक्चर पता चल चुका है कि फ्रुक्टोज में 2 नंबर पे कीटो होता है और 1, 3, 4, 5, 6 कार्बन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, कार्बन कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 3, 4, 5 तीनों क्या है, कायरल कार्बन है। इसमें चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वेदर इट इज राइट साइड OH और लेफ्ट साइड OH, इसको प्रूव करने के लिए हम इसके ओसाजोन का देखते हैं स्ट्रक्चर। तो इससे जो ओसाजोन मिलता है, अगर हम इसकी फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराते हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन रिएक्शन करके जो ओसाजोन बनाते हैं वो सेम ओसाजोन होता है जो कि ग्लूकोज से रिएक्शन करके बनता है। यानी कि ग्लूकोज का फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराने पर भी सेम ओसाजोन मिलता है और फ्रुक्टोज से भी हमें सेम ओसाजोन मिलता है। इट मीन्स कि ओसाजोन में 1 और 2 नंबर कार्बन ही इन्वॉल्व हैं, जबकि 3, 4, 5 आर नॉट इन्वॉल्व, और आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो सेम है। तो इट मीन्स जो ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3, 4, 5 पे कॉन्फ़िगरेशन है, सेम कॉन्फ़िगरेशन किस में होगा, फ्रुक्टोज में होगा। तो इट मीन्स जैसे ग्लूकोज में 3 नंबर कार्बन का हाइड्रोक्साइड ग्रुप लेफ्ट साइड होता है, 4 और 5 का हाइड्रोक्साइड ग्रुप राइट साइड होता है। तो सेम वे में, क्योंकि ओसाजोन जो प्रोडक्ट है वो सेम मिल रहा है, तो हम अब कॉन्फ़िगरेशन में लिख सकते हैं फ्रुक्टोज का कि इसका 3 नंबर कार्बन का OH लेफ्ट साइड है और 4 और 5 कार्बन का OH राइट साइड है। तो इस तरीके से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन भी प्रूव करते हैं और ये इसका कहलाता है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। हालांकि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट वी सी देयर लिमिटेशंस, देन वी विल डिस्कस देयर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर किया गया। इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से दो वी कैन एक्सप्लेन द मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रुक्टोज, बट देयर आर स्टिल सम लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में हम देखते हैं सबसे पहले नो रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, जब इस जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कार्बोनाइल ग्रुप की कि दे रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, लेकिन यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप होने के बावजूद भी ये सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं करता। तो इट मीन्स क्या है, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, इसका कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर है कीटोन के ग्लूकोज के जैसे कि ये जो डबल बॉन्ड O है एक्चुअली वो क्या कर रहा है, टॉटोमेरिज्म में थोड़ा सा साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ भी है। इस तरीके से अगर ये 100% क्या होता, ओपन चेन स्ट्रक्चर होता, तो फिर तो ये ग्रुप फ्री होता, इसमें कोई हेमी एसिटल बॉन्ड नहीं होता। पर सोडियम बाइसल्फाइड से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इसकी परसेंटेज काफी लेस होती है और ये जो इक्विलिब्रियम था रिंग स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर में, ये इधर की तरफ कन्वर्ट नहीं हो पाता इसके मीडियम में। तो जब ये इसके तरफ कन्वर्ट नहीं कर पाता तो ये इससे रिएक्शन नहीं करता, जबकि HCl हाइड्रोक्सिलअमीन और फिनाइल हाइड्रोजीन करते वो ओपन चेन स्ट्रक्चर से ही रिएक्शन है, लेकिन वो इसके इक्विलिब्रियम को 100% धीरे धीरे जैसे इसको कंज्यूम करते जाते हैं वो इसकी कम परसेंटेज से भी रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं और इसका जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो ये रिंग स्ट्रक्चर ओपन में, फिर और डिस्टर्ब होता है, रिंग स्ट्रक्चर ओपन में आती जाती है और ऐसा लगता है कि 100% क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। एक्चुअली उस समय भी क्या था, उसमें रिंग स्ट्रक्चर ही था। लेकिन सोडियम बाइसल्फाइड की लिमिटेशन ये है कि वो अगर कम परसेंटेज ऑफ कीटोनिक ग्रुप है तो उससे रिएक्शन नहीं कर पाता, तो इक्विलिब्रियम पे डिस्टर्ब नहीं होता और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट हमें 2 टाइप के मिलते हैं, अल्फा डी फ्रुक्टोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, जो आपस में क्या रहते हैं, म्यूटा रोटेशन करते रहते हैं। मीन्स अगर आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रुक्टोज का सॉल्यूशन लिया तो उसका रोटेशन कुछ और होता है और अगर हम उसको थोड़ी देर रहने दें
तो उसका रोटेशन कुछ और हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जिसे हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन की, जो अगर स्टैंडिंग पे रख दें सॉल्यूशन को और वो अपना रोटेशन चेंज कर ले तो इस प्रोसेस को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो इसके इट मीन्स दो फॉर्म्स है जो कि हम ओपन चेन स्ट्रक्चर से इसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सिमिलरली फ्रुक्टोज की रिएक्शन अगर हम मिथाइल अल्कोहल से ड्राई HCl की प्रेजेंस में कराते हैं तो वी गेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिथाइल फ्रुक्टोसाइड्स, अल्फा मिथाइल फ्रुक्टोसाइड एंड बीटा मिथाइल फ्रुक्टोसाइड। यू कैन राइट डी ऑल्सो, अल्फा मिथाइल डी फ्रुक्टोसाइड, बीटा मिथाइल डी फ्रुक्टोसाइड। जबकि जब कीटोनिक ग्रुप एक ही है तो हमें दो टाइप के फ्रुक्टोसाइड्स क्यों मिल रहे हैं, इसको हम with the help of open chain structure explain नहीं कर सकते। We will explain with the help of ring structure। Yes, अभी हमने फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस देखी। क्या ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है कि कार्बन कार्बन की सेम वे में एक स्ट्रेट चेन बनती है, ऊपर कार्बन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 ऐसे 180 पे सारे कार्बन अटैच होते हैं और ऐसे आपस में क्रॉस बनाते हुए दोनों H और OH अटैच्ड होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, इसकी ये तीनों वैलेंसी 120 डिग्री पे होंगी और ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिड है। जब ये sp3 हाइब्रिड है तो इन चारों वैलेंसी के बीच में 90 डिग्री का नहीं बल्कि 109 डिग्री का होगा। तो ये चेन कुछ इस तरीके से होगी कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिड, तो इसकी ये तीनों 120 के ऊपर होंगी 120 पे, फिर ये कार्बन 109 डिग्री से 4 वैलेंसी रखेगा इस तरीके से, फिर नेक्स्ट कार्बन फिर 109 डिग्री से 4 वैलेंसी रखेगा इस तरीके से। जैसा मैंने आपको इसके मॉडल पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये इसका मॉडल पिक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट चेन बिल्कुल स्टिक की तरह इस तरीके से आपको स्ट्रेट चेन नहीं मिल रही है। तो अब इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल क्या होता है कि ये कुछ इस तरीके से रोटेट करता है कि इसका कोई एक OH या तो कार्बन नंबर 4 का या 5 नंबर का OH इस कार्बोनाइल ग्रुप से इंट्रामोलिक्यूलर हेमी एसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है जिससे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और सपोज ये कार्बन नंबर 4 का जो कि हाइड्रोजन है वो पार्शियली पॉजिटिव है तो ये इसके ऊपर अप्रोच कर लेता है इस तरीके से। जब ये इसके ऊपर अप्रोच करता है तो इसका ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर अब क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो कार्बन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पार्शियल पॉजिटिव से ये ऑक्सीजन इंटरेक्ट कर लेता है तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाता है, साथ में एक नया OH ग्रुप कंस्ट्रक्ट हो जाता है जो कि इस कार्बन पे है ये O और ये H और ये साथ में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो आपने देखा ये 5 मेंबर्ड रिंग 1 2 3 4 ये 5 ये एक चेन बन जाती है और ये OH बन गया। तो आपको एक नया कायरल कार्बन मिलता है। अब इस नए कायरल कार्बन में OH ग्रुप राइट साइड पे भी जा सकता है और लेफ्ट साइड पे भी जा सकता है। तो देखो, ये मैंने बनाया कि कार्बन नंबर ये 1 था आपका, कार्बन नंबर 2 3 4 और ये 5 नंबर का OH इससे रिएक्शन कर रहा है और एक इंट्रामोलिकुलर हेमी एसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। जब ये हेमी एसिटल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो अब देखो ये OH राइट साइड पे आ गया क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड है। इसके ऊपर अटैक इस कार्बन का टॉप साइड से भी हो सकता है, बॉटम साइड से भी, अबव द प्लेन भी, बिलो द प्लेन भी। तो जब ये राइट साइड पे आता है तो हम इसे कहते हैं अल्फा डी फ्रुक्टोज। ओके, अच्छा, अब अगर ये लेफ्ट साइड पे आ जाता है OH यानी कि इसका बॉटम साइड से अटैक होता है तो हम इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। चेन वही 5 मेंबर्ड रिंग रहती है और इसे हम कहते हैं बीटा डी फ्रुक्टोज। बीटा डी फ्रुक्टोज। साथ में क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग को हम क्या मानते हैं कि वो फ्यूरेन की जैसी रिंग है। ये स्ट्रक्चर होता है फ्यूरेन का। ये तो
क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग वाले हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम होता है फ्यूरेन, तो वहां से इसका नाम अब फ्रुक्टोज की जगह क्या बन जाता है, फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। तो हम इसको अल्फा डी फ्रुक्टोज की जगह वी कैन राइट अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, क्योंकि फ्यूरेन वाली रिंग है इसमें। सिमिलरली हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। तो इसके ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इन्हें हम फिशर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, दोनों स्ट्रक्चर्स को, जिसमें आप स्ट्रेट चेन से 5 मेंबर रिंग दिखा रहे हो, इन्हें हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स का बनाना हो तो हम उसको कैसे बनाते हैं, वेरी इजी ट्रिक आपने अडॉप्ट करनी है। जैसे क्रिकेट में जब बॉलर बॉलिंग करता है तो क्या होता है, आप देखते हो राइट हैंड ऐसे उठ के नीचे की तरफ आता है, और जब राइट हैंड नीचे उठता है तो लेफ्ट हैंड क्या होता है, अपने आप ऊपर उठ जाता है बॉलर का। जब भी बॉलर बॉलिंग करता है, सपोज ये बॉल है, तो बॉलर बॉलिंग करते समय राइट हैंड को क्या ले जाता है, नीचे, ऐसे बॉल करते हुए नीचे ले जाता है, और उसका लेफ्ट हैंड क्या होता है, ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे आपने भी क्या करना है कि जितने भी ग्रुप लेफ्ट साइड पे हैं ये कायरल कार्बन के, उनको आप लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ टॉप साइड पे ड्रॉ लिखेंगे, और जो राइट साइड पे है उनको हम डाउनवर्ड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्यूरेन की तरह से एक 5 मेंबर रिंग ड्रॉ करते हैं, जो कि 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर रिंग होगी। तो अब हम इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से हम इसका हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे। हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए हमेशा आपने ध्यान देना है, क्योंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग है, तो यू हैव टू ड्रॉ 5 मेंबर्ड रिंग लाइक फ्यूरेन। फ्यूरेन की तरह से आपको 5 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ करनी है, और ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को डिनोट करती है। अब इसके बाद आप देखिए ये कार्बन नंबर 2 इससे अटैच्ड है, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 3 4 5 6। तो इस ऑक्सीजन से जो कार्बन अटैच्ड है ये कौन सा होगा, ये लिंक्ड कार्बन, दिस वन बी C2, this one will be C3, this one will be C4 and this one will be C5। ओके, ये 5 कार्बन आ गए। तो 6th कार्बन किससे अटैच्ड है, C5 से। तो C5 से ये 6th कार्बन अटैच्ड है, जो कि CH2OH है। तो इसको आपने हमेशा टॉप साइड पे ही लिखना है, तो इसकी पोजीशन फिक्स है। तो इतने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना कि आपने 5 मेंबर रिंग ड्रॉ करके इसकी ये 2 वैलेंसी के लिए आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, देन अगेन स्ट्रेट लाइन एट C3, देन C4 एंड C5। C5 के टॉप पोजीशन पे आपने हमेशा क्या लगाना है, CH2OH लगाना है। नेक्स्ट, अब जो 2 3 4 के ऊपर ग्रुप्स का कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जब क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग करता है तो क्या करता है, बॉल को बॉल करते समय हाथ घुमा के ऊपर से लाता है, और एंड कहाँ पे होता है उसका, नीचे होता है। यानी कि उसका राइट हैंड हमेशा कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। जब उसका राइट हैंड नीचे जा रहा है तो लेफ्ट हैंड क्या होगा, ऊपर आ जाता है। इस तरीके से जब वो बॉलिंग करता है तो राइट हैंड नीचे खत्म होता है, लेफ्ट हैंड ऊपर खत्म होता है। तो आपने भी इसी तरीके से ये जो इसका राइट साइड पे ग्रुप्स हैं, C2 पे क्या है, देखो OH, तो आप इसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड लिखेंगे। फिर इसका कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोजन आप नीचे की तरफ लिखेंगे, कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप आप नीचे ड्रॉ कर लिखेंगे। और अब देखो इसके पास OH तो आप CH2OH तो आप पहले ही लिख चुके, रेस्ट क्या बचा आपके पास, हाइड्रोजन, उसको आप नीचे लिखेंगे। कार्बन नंबर 2 पे OH आपने नीचे लिख दिया, तो लेफ्ट साइड पे क्या है इसके, CH2OH। तो बताओ CH2OH कहाँ जाएगा, टॉप साइड पे। तो आप CH2OH को टॉप साइड पे लिखेंगे। ओके, अब इसके ये लेफ्ट साइड पे क्या है, OH, तो आप इसको
ऊपर लिखेंगे। फिर इसके लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका हावर्थ स्ट्रक्चर हो गया, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया किसका, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोस का। तो कितना आसान है कि आप 5 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ करेंगे। 5 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ करने के बाद ऑक्सीजन के बाद आप उस कार्बन को लिंक करेंगे जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, मीन C2 देन C3 देन C4। अब आप C2 C3 C4 C5 के बाद इनके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसकी 2 वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगी, और हमेशा CH2OH जो C5 पे है ये टॉप साइड पे होगा। इतने के बाद आपने अब ये देखना है कि राइट साइड पे जो है उसको नीचे कर दो और जो लेफ्ट साइड पे है उसको आप ऊपर कर दो। तो देखो राइट साइड पे OH HOH, तो मैंने OH HOH को नीचे लिख दिया, और लेफ्ट साइड पे क्या था, CH2OH OH एंड H, तो CH2OH OH एंड H। तो जब OH नीचे की तरफ लिखा जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, अल्फा डी। तो दिस OH डिनोट्स अल्फा। नेक्स्ट अगर मेरे को बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोस का लिखना है तो अब आप समझ सकते हैं कितना सा डिफरेंस होगा, क्योंकि कार्बन नंबर 3, 4, 5 का तो कोई चेंज है ही नहीं। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी क्या करूंगी, एक फ्यूरेनोस की रिंग ड्रॉ करूंगी पहले 5 मेंबर की, जिसमें ये ऑक्सीजन, ये आपका होगा C2, ये होगा C3, दिस वन विल बी C4 एंड C5। और C5 का जो CH2OH है ये मैंने हमेशा कहाँ लिखना है, OH। इसमें यू हैव नो चॉइस, इसमें कोई चॉइस नहीं है, इट विल ऑलवेज बी एट टॉप पोजीशन। नेक्स्ट अब देखो इसके राइट साइड पे जो है उसको आप नीचे लिखेंगे CH2OH, तो ये देखो CH2OH, फिर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट जो लेफ्ट साइड पे है उसको आप टॉप पोजीशन पे लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा OH, इसमें भी आ जाएगा OH मीन्स हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, तो देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में कितना सा डिफरेंस है, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सिर्फ OH जो राइट साइड पे था वो डाउनवर्ड है, इसमें वो टॉप साइड पे है, तो इसको हम बोलते हैं बीटा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोस का। जैसे बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोस और अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोस का स्ट्रक्चर हुआ, वैसे ही हम इसमें पायरेनोस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये 5 कार्बन पे जो OH था इसी ने हेमीएसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, हो सकता है ये हेमीएसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन ना करे, ये इसके क्लोज ना जाए, क्या आ जाए, ये वाला जो कार्बन नंबर 6 पे OH है ये पार्टिसिपेट करे, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा, और ये इंस्टेड ऑफ दिस ऑक्सीजन जो कार्बन नंबर 6 का हाइड्रोक्साइड है ये ऑक्सीजन किससे रिएक्शन करेगा, कार्बन से। तो अब आप देखो कौन सी रिंग बनने वाली है, ये आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग बनने वाली है। इसमें आपको जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मिलेगा वो 6 मेंबर्ड रिंग वाला मिलेगा। ये इसका अल्फा फ्रुक्टोपाइरेनोस का हम देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसमें OH आप देख रहे हैं राइट साइड पे है, जैसे ही इसने इससे रिएक्शन की तो ये क्या हो गया, OH राइट साइड पे आ गया, क्योंकि इसने क्या किया, अबव द प्लेन इसके ऊपर अटैक किया। ये sp2 हाइब्रिड कार्बन था, और ये रिंग क्या होती है, पायरेन रिंग होती है, जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग होती है, एक ऑक्सीजन और 5 मेंबर्स जो है कार्बन होते हैं, तो इसको हम फ्रुक्टोपाइरेनोस कहते हैं। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है हावर्थ
प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। उसके लिए सिंपल हमें पायरेनोस रिंग ड्रॉ करनी है, जिसमें पायरेनोस रिंग में आप बेंजीन की तरह से एक पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें ये ऑक्सीजन इसको डिनोट करेगी, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। इनके ऊपर आप दो वर्टिकल, सबके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसकी दो वैलेंसी को डिनोट करेगी, एक OH को और एक CH2OH या HOH इसको डिनोट करेगी। तो अब हमें क्या करना है, इसमें कौन सी वैलेंसी ऊपर आएगी और कौन सी वैलेंसी नीचे आएगी। तो देखो OH राइट साइड पे है, मैंने आपको बताया बॉलिंग करते समय OH नीचे चला जाता है, तो ये आपका हो जाएगा OH इधर आएगा, फिर CH2OH ऊपर आएगा। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोजन नीचे आएगा, OH टॉप साइड पे, फिर OH बॉटम साइड पे और हाइड्रोजन टॉप साइड पे, फिर कार्बन के साथ ये OH राइट साइड पे है तो नेचुरली नीचे होगा और यहाँ हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 6 पे आप देख रहे हैं दो हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ दोनों तरफ क्या लगा देंगे, दो हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया अल्फा फ्रुक्टोपाइरेनोस का हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसमें OH राइट साइड पे है इसलिए हम इसको अल्फा कहेंगे और इसको भी हम क्या कहेंगे, अल्फा स्ट्रक्चर या अल्फा हावर्थ फॉर्मूला ऑफ अल्फा फ्रुक्टोप्यूरेनोस। सिमिलरली अगर ये OH जब इससे हेमी एसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन करे और ये बॉटम से इसके ऊपर अप्रोच करे तो OH क्या होगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। जब OH लेफ्ट साइड पे आएगा तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ बनेगा, जिसमें हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप राइट साइड पे और हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा। जब OH 1 नंबर कार्बन पे लेफ्ट साइड पे होता है तो इसे हम कहते हैं बीटा, सॉरी ये 1 नहीं 2 नंबर कार्बन है, तो जब ये 2 नंबर कार्बन पे लेफ्ट साइड पे होगा, एक्चुअली 1 2 से मतलब है हेमी एसिटल बॉन्ड जिस कार्बन ने फॉर्मेशन किया है उसका लेफ्ट साइड पे होगा तो हम इसे बीटा कहेंगे। और क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग है जिस पायरेन की तरह तो हम इसको कहते हैं फ्रुक्टोपाइरेनोस। अब डी क्यों लगाया हमने, इस स्ट्रक्चर में भी हमने डी लिखा, इसमें भी हमने डी लिखा। डी इसलिए लिखा कि जो नीचे से फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है उसका कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वो राइट साइड पे है, ये देखो ये राइट साइड पे है तो ये डी सीरीज का, ये राइट साइड पे है ये भी राइट साइड पे है तो ये डी सीरीज का होगा। अगर ये एल सीरीज का होता तो इस कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पे होता। ये आपने देखा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसका, बीटा डी फ्रुक्टोपाइरेनोस का। अगर मुझे इसका हावर्थ फॉर्मूला बनाना है, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो आई विल ड्रॉ 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें एक मेंबर ऑक्सीजन होगा, मीन्स पायरेन लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें इस तरीके से हम दो वैलेंसी सब कार्बन, हर कार्बन के ऊपर लिख देंगे। ये साइड जो होती है, ये वाली साइड जो ये जिसको हम थिक कर देते हैं, इस साइड को हम थोड़ा सा थिक कर देते हैं, ये डिनोट करती है टुवर्ड्स व्यूअर कि ये आपकी तरफ है। इसमें अब देखो जो राइट साइड पे है उनको हम नीचे की तरफ लिखेंगे, तो इसमें राइट साइड पे हाइड्रोक्सी मिथाइल है और लेफ्ट साइड पे OH, इसमें हाइड्रोजन और OH, फिर इसमें OH और H, फिर OH H, और इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है। सो दिस इज द हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर बीटा डी फ्रुक्टोपाइरेनोस। तो इस तरीके से हम इसका रिंग स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज का देखते हैं। फ्रुक्टोज
का देखते हैं। फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर अब एक्सप्लेन कर सकता है व्हाई इट इज नॉट रिएक्टिंग विद सोडियम बाइसल्फाइड, क्योंकि ये इस फॉर्म में है, इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप है ही नहीं। ये देखो कार्बोनाइल ग्रुप तो खत्म हो गया, वो कौन सा कन्वर्ट हो गया, हेमी एसिटाइल बॉन्ड में हो गया। और इन दोनों का एक लिमिटेड अमाउंट या बहुत ही कहना चाहिए नेग्लिजिबल अमाउंट होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर में। इसके साथ ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ये दोनों इसके साथ, और इसकी परसेंटेज काफी कम है। जब इसकी परसेंटेज काफी कम है, वो इतनी कम होती है कि सोडियम बाइसल्फाइड इससे रिएक्शन नहीं कर सकता। नेक्स्ट, हमें दो टाइप के अल्फा और बीटा डी फ्रुक्टो, हमें पायरेनोज या फ्यूरेनोज मिले, तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों में आपस में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है। तो इसीलिए आपको हमने देखा म्यूटा रोटेशन। अब हम म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अल्फा स्ट्रक्चर बीटा में और बीटा स्ट्रक्चर वाया दिस ओपन चेन। ये पहले इसमें जाएगा फिर इसमें आएगा, ये इसमें जाएगा फिर इसमें आएगा। तो हम इनके बीच में देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, इसीलिए ये म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। अब हम म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट, जब हम मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं जो कि हेमी एसिटाइल बॉन्ड के ऊपर ही रिएक्शन करता है, तो हेमी एसिटाइल वाला जो कार्बन है उसके ऊपर रिएक्शन करेगा, वो राइट साइड पे आएगा, तो हमें अल्फा मिथाइल ग्रुप फ्रुक्टोसाइड मिलेगा, और लेफ्ट साइड पे आएगा तो बीटा मिथाइल फ्रुक्टोसाइड मिलेगा। तो वी कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ टू फ्रुक्टोसाइड्स या टू मिथाइल फ्रुक्टोसाइड्स की दो हमें क्यों मिलते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर को। सो दिस वाज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, जिसमें हमने पायरेनोज स्ट्रक्चर और फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर को देखा। कौन सा स्ट्रक्चर इसका एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या देखते हैं, जब फ्रुक्टोज फ्री स्टेट में होता है, मीन्स मोनोसेकेराइड फॉर्म में होता है, तो मोनोसेकेराइड फॉर्म में वो पायरेनोज रिंग में ही होता है। कौन सी फॉर्म में, पायरेनोज फॉर्म में। लेकिन जब वो कंबाइंड फॉर्म में होता है, जैसे सुक्रोज में, माल्टोज में या और पॉलीसेकेराइड्स में जब फ्रुक्टोज होता है, तो वो हमेशा फ्यूरेनोज फॉर्म में होता है, मीन्स 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म में होता है। तो फ्रुक्टोज की हमें दोनों फॉर्म्स मिलती है, पायरेनोज भी और फ्यूरेनोज भी। फ्यूरेनोज मिलती है हमें कंबाइंड फॉर्म में और पायरेनोज मिलती है हमें फ्री फॉर्म में। अब हम विजुअलाइज करते हैं जो हमने हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाया, क्या एक्चुअली वैसा ही फ्रुक्टोज होता है? नो, क्योंकि आपने फ्रुक्टोज को कुछ इस तरीके से प्लेनर ड्रॉ कर दिया कि इसमें एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन 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 सॉरी कार्बन 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 है। तो क्या ये 120 डिग्री पे सारे कार्बन होते हैं, ऑक्सीजन भी 120 पे होता है? नहीं, क्योंकि हाउ इट इज पॉसिबल, जब ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है तो इसमें कभी भी ये बॉन्ड 120 का नहीं हो सकता। तो इन एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है सारे, इसमें ये सारे कार्बन आप क्या देख रहे हैं, sp3 हाइब्रिड है। तो देखो एक कार्बन को जब आप 2 वैलेंसी ऐसे लगा देते हो, ये मैं 2 बॉल्स हटा रही हूँ, तो ये देखो 2 वैलेंसी अगर आप इस कार्बन पे दिखाते हो तो ये एक ऊपर होगा और एक नीचे होगी वैलेंस, एक सीधा होगा बिल्कुल वर्टिकल होगा, दूसरा प्रोजेक्टेड होगा टुवर्ड्स यू। नेक्स्ट, जब मैं इस कार्बन को बनाऊंगी तो अब क्या होगा, ये दूसरा कार्बन जब आएगा तो ये इस तरीके से रिवर्स हो जाता है, एक इधर वैलेंसी इस कार्बन से जुड़ती है, एक इस कार्बन से जुड़ती है, लेकिन अब वर्टिकल नीचे आता है और प्रोजेक्टेड वाला जो टुवर्ड्स हुआ है ये ऊपर की तरफ से होता है। फिर अल्टरनेट यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा, एक प्रोजेक्टेड इस तरीके से होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये ऑक्सीजन है तो इसकी एक वैलेंसी ऊपर की तरफ होगी बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में, लेकिन दूसरी वैलेंसी नीचे वाली जो है सीधी नहीं होगी, वो प्रोजेक्टेड होगी। ऐसे ही इसके ऊपर नीचे की तरफ वर्टिकल होगी और ऊपर की तरफ जो है वो प्रोजेक्टेड होगी बाहर की तरफ। ऐसे ये ऊपर होगी और नीचे वाली प्रोजेक्टेड होगी। तो जो बिल्कुल वर्टिकल होती है इनको हम क्या कहते हैं, एक्सियल,
और जो प्रोजेक्टेड होती है इस तरीके से, मतलब वो हॉरिजॉन्टल आने की कोशिश कर रही है लेकिन है नहीं, ना वो वर्टिकल है ना वो हॉरिजॉन्टल है, उनको हम इक्विटोरियल कहते हैं। तो इस तरीके से हम पहले चेयर फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 6 मेंबर रिंग के लिए जो बेस्ट कंफर्मेशन होता है वो चेयर फॉर्म होता है। हालांकि बॉट फॉर्म भी होता है, ये कभी भी ऐसे नहीं रहता प्लेनर, इसमें ये कार्बन ऊपर आ जाता है इस तरीके से, इन दोनों से जुड़ता है, और ये कार्बन नीचे आ जाता है इस तरीके से, दोनों से जुड़ता है। तो आपको यहाँ देखो ये इस तरीके से कार्बन होता है इन दोनों से जुड़ा हुआ, तो ये एक चेयर की स्ट्रक्चर देता है ऊपर से, और ये नीचे की तरफ होता है ऐसे, तो ये आपको मिल जाता है नीचे से जुड़ा हुआ, तो ये आपकी चेयर फॉर्म बन जाती है। अब इसमें जब आप चेयर फॉर्म में पहले कार्बन की एक्सियल आपने नीचे दिखाई है तो इक्विटोरियल इस तरफ प्रोजेक्टेड होती है, दूसरे कार्बन में आपकी एक्सियल ऊपर होगी, इक्विटोरियल टुवर्ड्स दिस कार्बन होगी, फिर एक्सियल नीचे होगी और इक्विटोरियल टुवर्ड्स नेक्स्ट कार्बन होगी, और इसकी एक्सियल ऊपर की तरफ होगी और इक्विटोरियल नीचे की तरफ। ये एक्सियल नीचे है और इक्विटोरियल ऊपर की तरफ। तो ये इसका एक चेयर फॉर्म था। अब इसमें हमने इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है। पहले हमने फिशर प्रोजेक्शन को किसमें कन्वर्ट किया था, हावर्थ में कन्वर्ट किया था, जो कि एक प्लेनर स्ट्रक्चर था, लेकिन एक्चुअली प्लेनर नहीं होता, ये चेयर फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम अल्फा डी फ्रुक्टोपाइरेनोस का चेयर कन्फर्मेशन बनाते हैं। तो हम लाइक अ चेयर 6 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ करते हैं, मेंटेनिंग द sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। अब इसमें जैसे C2 कार्बन को हमने sp3 हाइब्रिडाइज दिखाया है, तो इसका 109 के ऊपर 2 वैलेंसी है, ऐसे ही इसकी चारों वैलेंसीज के बीच में सबकी 109 डिग्री का एंगल हम मेंटेन करते हैं। ये स्ट्रक्चर इसका हम अब इसकी हेल्प से पूरा करते हैं। जब हम इसका कंफर्मेशन ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या ट्रिक लगानी है। जो हमारी इसके लिए ट्रिक है वो क्या है कि जैसे सबसे पहला जो कायरल कार्बन है, इसमें आपने जो राइट साइड पे है इसको एक्सियल करना है, तो दूसरे पे लेफ्ट वाले को एक्सियल करना है, फिर राइट को एक्सियल करना है, फिर लेफ्ट को एक्सियल करना है। देखो इसमें हमने क्या किया, ये ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन को हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये कार्बन नंबर 2 है आपका, क्योंकि ऑक्सीजन किससे अटैच्ड है, कार्बन नंबर 2 से। ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। इसकी एक्सियल वैलेंसी अगर डाउनवर्ड है तो कार्बन नंबर 3 की एक्सियल वैलेंसी अपवर्ड होगी, इसकी एक्सियल वैलेंसी डाउनवर्ड, इसकी अपवर्ड, फिर इसकी डाउनवर्ड होगी। अब हमें इन ग्रुप्स को लगाना है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, राइट वाले को एक्सियल पे लगाएंगे, तो राइट साइड पे OH है, तो हमने OH एक्सियल लगा दिया, और CH2OH को हमने इक्विटोरियल कर दिया। दूसरी बार हम लेफ्ट वाले को इक्विटोरियल एक्सियल पे लगाएंगे, तो लेफ्ट पे क्या है OH, और ये एक्सियल पे लगा दिया, और राइट वाला H को हमने इक्विटोरियल पे। नेक्स्ट अब इसमें OH राइट पे, तो इसको हम एक्सियल पे रखेंगे, तो ये OH एक्सियल पोजीशन पे और हाइड्रोजन इक्विटोरियल पे है। नेक्स्ट अब कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 5 पे OH है, इसकी देखो यहाँ हमने इसको एक्सियल बनाया था, फिर इसको एक्सियल बनाया, अब इसको एक्सियल, अब हम किसको बनाएंगे, हाइड्रोजन को एक्सियल, तो ये हाइड्रोजन एक्सियल और OH क्या है, इक्विटोरियल। कार्बन नंबर 6 पे आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें आप किसी को भी एक्सियल और किसी को भी आप क्या बना सकते हैं, इक्विटोरियल। ये स्ट्रक्चर में आपने देखा OH राइट साइड पे था, एक्सियल पोजीशन पे आया, तो ये कॉन्फर्मेशन हो गया अल्फा फ्रुक्टो पाइरेनोस का। नेक्स्ट हम इस स्ट्रक्चर को C1 स्ट्रक्चर बोलते हैं, अगर हम चेयर फॉर्म बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं। लेकिन इसमें अगर हमें बीटा को ड्रॉ करना है, बीटा स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, ये हमारा बीटा फ्रुक्टो पाइरेनोस स्ट्रक्चर है, जिसमें ये हेमी एसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद OH लेफ्ट साइड पे है, CH2OH राइट साइड पे है। तो अब इसमें अगेन मैं C1 से स्टार्ट होंगी, तो सॉरी C2 से, क्योंकि ये C2 कार्बन है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो सबसे पहले मैं CH2OH
इसको क्या रखूंगी, राइट साइड है तो एक्सियल पोजीशन पे रखूंगी। यहां मैंने रखा इसको CH2OH को एक्सियल पोजीशन पे और OH को मैंने रखा इक्विटोरियल पोजीशन पे। रेस्ट क्योंकि इसी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, कंफर्मेशन बाकी सारे कार्बन का क्या है, सेम। जैसे ये हाइड्रोजन था तो यहाँ हाइड्रोजन, फिर OH, फिर OH, तो बाकी आप बिल्कुल एज सच लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये हाइड्रोजन आएगा अब एक्सियल पे, फिर OH आएगा एक्सियल पे, फिर हाइड्रोजन आएगा एक्सियल पे। तो ये आपका रहेगा OH, ये H, यहाँ दोनों ही हाइड्रोजन है, नो प्रॉब्लम। इसके पास यहाँ क्या रहेगा, OH रहेगा। So this was the structure for alpha D fructopyranose and this was the conformation for beta D fructopyranose। तो हम देखते हैं क्या ये दोनों इक्वली स्टेबल है। आप देखिए कि यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे C2 पे OH है, C3 पे एक्सियल पोजीशन पे OH है और C4 पे भी क्या है, एक्सियल पोजीशन पे OH है। तो यहाँ पे 3 OH ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे हैं जिसके कारण इसमें रिपल्शन ज्यादा होता है। जबकि यहाँ आप ध्यान दें बीटा डी फ्रुक्टोपाइरेनोज में आप एक्सियल पोजीशन पे क्या देख रहे हैं, CH2OH, एक बल्कि ग्रुप, ये भी एक बल्कि ग्रुप है, प्लस आप देख रहे हैं C4 के ऊपर एक OH, मीन्स केवल 2 ग्रुप ही एक्सियल पोजीशन पे हैं और इसमें 3 ग्रुप हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये कन्फर्मेशंस कम स्टेबल होता है और ये दोनों कन्फर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं किसमें, फ्लिप करने में। फ्लिप करने में क्या होगा कि जैसे ये ऑक्सीजन और ये C2 C3 नीचे की तरफ है, इनसे जो बना हुआ बॉन्ड है तो ये ऊपर आ जाता है और ये जो ऊपर था C5 कार्बन ये नीचे आ जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये अगर एक रिंग का पोर्शन था चेयर का इस तरीके से, तो ये नीचे चला जाता है और जो इधर की तरफ नीचे था ये क्या होता है, ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है और जो नीचे है वो ऊपर आ जाता है। तो ये इसका अगर C1 कन्फर्मेशन है, ये भी C1 कन्फर्मेशन है बीटा फ्रुक्टोपाइरेनोज का, तो ये इसका 1C स्ट्रक्चर कहलाता है जिसमें ये फ्लिप कर जाता है। तो देखो फ्लिप करने पे क्या होगा, जो एक्सियल थे वो इक्विटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो इक्विटोरियल थे ग्रुप्स वो एक्सियल पे आ जाते हैं। तो ध्यान दो, इसमें आपने इक्विटोरियल पे CH2OH बनाया था तो अब वो एक्सियल पे आ जाता है CH2OH और OH आ जाता है इक्विटोरियल पे। नेक्स्ट में OH एक्सियल पे था तो ये आपका इक्विटोरियल पे और हाइड्रोजन इक्विटोरियल पे था, ये आपका एक्सियल पे आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे ये आ जाता है आपका H और OH, फिर इसमें OH एक्सियल पे और इक्विटोरियल पे हाइड्रोजन, और ये तो दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसका कोई चेंज नहीं होता। सिमिलरली हम इसका फ्लिप कन्फर्मेशन भी लिखते हैं। फ्लिप्ड चेयर कन्फर्मेशन में यहाँ ध्यान दो, OH एक्सियल पे है जो इक्विटोरियल पे आ जाएगा और ये आपका चला जाएगा किस पे, इक्विटोरियल पे, CH2OH ग्रुप। नेक्स्ट इसमें OH एक्सियल पे आएगा, हाइड्रोजन इक्विटोरियल पे। फिर इस कार्बन की बात करें C4 की तो OH हो जाएगा इक्विटोरियल पे, हाइड्रोजन हो जाएगा एक्सियल पे। नेक्स्ट इस कार्बन की बात करें C5 की तो हाइड्रोजन पहले एक्सियल है तो अब वो इक्विटोरियल होगा और ये एक्सियल पे हो जाएगा OH, और ये दोनों क्या रहने वाले हैं, हाइड्रोजन। अब आपके पास 4 कन्फर्मेशन हो गए, एक नॉर्मल चेयर फॉर अल्फा, नॉर्मल चेयर फॉर बीटा, फ्लिप चेयर फॉर अल्फा, फ्लिप चेयर फॉर बीटा। अब हम इसमें देखते हैं इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों में ध्यान दो, ऑलमोस्ट इनकी स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी बराबर रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक OH ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे, दूसरा OH ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे और तीसरा OH ग्रुप, 3 OH इंटरेक्शन करेंगे एक्सियल पोजीशन पे। नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे हालांकि एक बल्कि ग्रुप CH2OH क्या आ गया, एक्सियल पोजीशन पे आ गया, लेकिन यहाँ ध्यान दो ये आपका एक क्या हो गया, OH ग्रुप एक्सियल पे। तो जितना इन दोनों का रिपल्शन होगा उतना इन तीनों का बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि दोनों की स्टेबिलिटी या कहते हैं इनस्टेबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर होती है, बहुत हल्का सा फर्क होता है। जबकि इसमें आप ध्यान दें तो उल्टा जो नॉर्मल चेयर है वो ज्यादा स्टेबल है, फ्लिप चेयर
कम स्टेबल है। कैसे? इसमें ये एक आपका एक्सियल पोजीशन पे है, इसके अलावा ओनली 1 OH एट C4 ये एक्सियल पे है। इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको कितने OH मिलेंगे एक्सियल पे? ये नंबर 1 OH एक्सियल पे, नंबर 2 OH एक्सियल पे और नंबर 3 OH एक्सियल पे। तो आप देख रहे हैं इसमें 3 रिपल्शन है, जबकि इसमें कितना है? केवल 1। तो बीटा के केस में C1 कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन 1C, और अल्फा के केस में ऑलमोस्ट दोनों ही बराबर के स्टेबल होते हैं। पीएमआर स्टडीज से अगर हम इनकी परसेंटेज को देखें तो हम क्या देखते हैं कि एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फ्रुक्टोज में ये चारों ही फॉर्म्स मिलती हैं, और पीएमआर स्पेक्ट्रा से हमें इनकी परसेंटेज का भी पता चल जाता है। सबसे मोस्ट स्टेबल C1 कन्फर्मेशन ऑफ बीटा फ्रुक्टोसाइड फ्रुक्टोपाइरेनोज होता है, जिसकी परसेंटेज 57% होती है। इसके बाद हम देखते हैं ये नॉर्मल चेयर था, इसके बाद फ्लिप चेयर बीटा फ्रुक्टोपाइरेनोज का होता है, जिसकी परसेंटेज 31% होती है। अब इन दोनों की ही कम होती है, जिसमें भी हम देखते हैं नॉर्मल चेयर अल्फा डी फ्रुक्टोपाइरेनोज की परसेंटेज 9 होती है, जबकि फ्लिप चेयर की परसेंटेज ओनली 3% होती है। और जब आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फ्रुक्टोज लेते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन फ्रुक्टोज में आप देखते हैं, आपने अगर एक्वस सॉल्यूशन फ्रुक्टोज का ले लिया तो उसमें बीटा डी फ्रुक्टो पायरेनोज की 57% होती है। ये इक्विलिब्रियम में होता है बीटा डी फ्रुक्टो पायरेनोज किसके साथ? 31% के साथ। नेक्स्ट ये इक्विलिब्रियम में होता है अल्फा डी फ्रुक्टो पायरेनोज कितना? 9% के साथ। ये आपका होता है C1, जबकि ये आपका होता है 1C। सिमिलरली ये आपका होता है C1 और ये आपका इक्विलिब्रियम में रहता है अल्फा डी फ्रुक्टो पायरेनोज। कौन सा कंफर्मेशन? ये C1 था तो ये 1C, यानी कि फ्लिप चेयर को हम 1C से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल चेयर को हम C1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनकी परसेंटेज रहती है, और आपको एक्वस सॉल्यूशन में ये चारों ही फॉर्म्स इक्विलिब्रियम में मिलती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, रिंग चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, रिंग चेन स्ट्रक्चर, कंफर्मेशंस, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज, जिसमें हमने इसका पायरेनोज रिंग एंड फ्रुक्टोज का फ्यूरेनोज रिंग दोनों ही स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। थैंक यू।